फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्य IFT क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पे डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, एक बार फिर से द मौर्य IFT क्लासेस में मैं आपका दोस्त RK मौर्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर है जो कि GST में अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो किसी ऐसे प्रोडक्ट को मंगाना चाहता है अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे जो कि उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन को बिना ई-वे बिल के वो उस गुड्स को, उस प्रोडक्ट को अपने यहाँ मंगा नहीं सकता है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा स्टेप समझेंगे कि कैसे एक अनरजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड बायर, मैं अनरजिस्टर्ड बायर की बात कर रहा हूँ, यानी जो परचेस करने वाला व्यक्ति है, अनरजिस्टर्ड सेलर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो कैसे ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और समझें, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ई-वे बिल जनरेट करने के लिए कौन कौन सी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि कौन कौन लोग हैं जो कि ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें है पहला सप्लायर, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टर, तीसरा है रेसिपिएंट यानी बायर जो कि GST में रजिस्टर्ड है, और चौथा होता है रेसिपिएंट, और वो रेसिपिएंट क्या है, अनरजिस्टर्ड है, यानी वो बायर क्या है, अनरजिस्टर्ड है। तो बेसिकली हम इसी जो फोर्थ कैटेगरी का जो पार्टी है, जो पर्सन है, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि ये जो अनरजिस्टर्ड बायर है किस तरीके से ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। फ्रेंड्स, व्हेन टू जनरेट ई-वे बिल। अब ई-वे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता कब पड़ती है? तो इन केस ऑफ मूविंग गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000 फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह यदि गुड्स का मूवमेंट हो रहा है और उस गुड्स की वैल्यू जो है 50,000 के ऊपर है, तो बिना ई-वे बिल के उस गुड्स की मूवमेंट नहीं की जा सकती है, आपको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। किन परिस्थितियों में एक अनरजिस्टर्ड बायर को ई-वे बिल जनरेट करना पड़ सकता है? सर्कमस्टांसेस फॉर ई-वे बिल जनरेशन बाय द अनरजिस्टर्ड बायर। पहला सर्कमस्टांसेस ये हो सकता है कि व्हेन नाइदर द कंसाइनर, मतलब जो सप्लायर है, नॉर द ट्रांसपोर्टर हैज़ जनरेटेड ई-वे बिल, यानी कि ये अनरजिस्टर्ड बायर ने इनको कोई भी गुड्स ऑर्डर किया है और वो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होना है, लेकिन कंसाइनर ने ई-वे बिल जनरेट नहीं किया और ना ही ट्रांसपोर्टर ने ई-वे बिल जनरेट किया। तो उस केस में चूँकि इस अनरजिस्टर्ड बायर को इतना इम्पॉर्टेंट है वो प्रोडक्ट की, वो क्या करता है कि ई-वे बिल जनरेट करके इस प्रोडक्ट को मंगाता है। सेकेंड पॉइंट है कि व्हेन एन अनरजिस्टर्ड बायर इज मूविंग गुड्स अंडर एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो बायर और सप्लायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो कि एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि सप्लायर क्या करता है कि अपने फैक्ट्री पे जो भी प्रोडक्ट ये अनरजिस्टर्ड बायर खरीदना चाहता है, इस प्रोडक्ट को अपने ये फैक्ट्री पे क्या करेगा कि रेडी करके रखेगा, एक डेट फिक्स कर देगा कि इस डेट पे अनरजिस्टर्ड बायर आकर के उस गुड्स को पिकअप करे और अपने ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उसको वो ले जाए। या फिर सप्लायर क्या करता है कि किसी डिपो के माध्यम से भी वहाँ पे भी गुड्स अवेलेबल करा देता है और अनरजिस्टर्ड बायर जाता है और वहाँ डिपो से माल को पिकअप करता है और अपने ट्रांसपोर्टेशन में ले आता है। सो दोस्तों, एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में सारे टर्म्स कंडीशंस लिखे रहते हैं, कहाँ से माल उठाना है, किस डेट पे उठाना है, क्या वैल्यू रहेगी, सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो इसमें अनरजिस्टर्ड बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स को बायर के फैक्ट्री से या बायर के डिपो से वो गुड्स को पिकअप करे और अपना ले आए। थर्ड सिचुएशन ये हो सकता है कि व्हेन द कन्वेंस बिलोंग्स टू एन अनरजिस्टर्ड बायर, यानी कि जो भी प्रोडक्ट बायर ने ऑर्डर किया है सप्लायर को, तो वो प्रोडक्ट क्या है कि अनरजिस्टर्ड बायर को अपने कन्वेंस से ही उठा करके लाना है। वहाँ पे एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की कोई सिचुएशन नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन उसमें क्या है कि ये जो कंसाइनर है, जो सप्लायर है, इसके पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में बायर क्या करता है कि अपने कन्वेंस यूज़ करके वो क्या करता है कि गुड्स को मूव करके अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे लेकर के आता है। सो दोस्तों, ये तीन सिचुएशन है जिसमें कि एक अनरजिस्टर्ड बायर को ई-वे बिल जनरेट करना पड़ सकता
सकता है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर राम ए रजिस्टर्ड डीलर इन जीएसटी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी मिस्टर राम क्या है, उत्तर प्रदेश में जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ठीक है। और ही हैज सप्लाइड शूज वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम आगरा टू मिस्टर रमेश एन अनरजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन कानपुर, यानी कि जो रमेश हैं वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो कानपुर में रहते हैं। उन्होंने क्या किया, राम को ऑर्डर किया कि आप मुझे 1 लाख रुपए का शूज़ सप्लाई करिए, ठीक है। तो राम ने क्या किया, उस गुड्स को सप्लाई किया या शूज़ को सप्लाई किया है जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है और रेट ऑफ जीएसटी क्या है 12% है। तो राम यहाँ पे क्या है, रजिस्टर्ड डीलर हैं, ठीक है। तो राम क्या करेंगे, एक इनवाइस, टैक्स इनवाइस इशू करेंगे, उसमें वैल्यू 1 लाख रुपए शूज़ का दिखाएंगे, साथ में जो है CGST 6000 SGST 6000 रुपीज़ चार्ज करके इनको इनवाइस थमा देंगे। अब यहाँ पे जो रमेश हैं एक ना अनरजिस्टर्ड बायर हैं, तो इनको ईवे बिल कब जनरेट करना पड़ेगा। तो हम इस एग्जांपल को इन तीनों सिचुएशन में हम फिक्स करके देखते हैं। सबसे पहले ये जो शूज़ है इसका जो मोमेंटम होना है वो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम रोड है, यानी रोड से शूज़ जाएगा। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है या तो सप्लायर खुद अरेंज करेगा या तो अनरजिस्टर्ड बायर हायर करेगा और या तो फिर वो अपने ओन कन्वेंस में ले करके आएगा। सो दोस्तों हम 1 बाय 1 करके सिचुएशन समझते हैं। अब यहाँ पे राम ने क्या किया, बोला ठीक है मैं ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कर देता हूँ, और लेकिन किसी कारणवश ये जो राम है और जो उनका ट्रांसपोर्टर है उन्होंने ईवे बिल जनरेट नहीं करा। तो इस केस में रमेश को इस शूज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रमेश के पास कोई कस्टमर है जो कि शूज़ को ऑर्डर प्लेस किया है, तो इसलिए रमेश को हर हाल में इस शूज़ को मंगाना है। तो रमेश क्या करेगा, वो खुद ईवे बिल जनरेट करेगा। इसमें ये कंसाइनर यानी सप्लायर से ट्रांसपोर्टर का सारा डिटेल लेगा और लेने के बाद खुद ईवे बिल जनरेट करेगा और इस माल को कानपुर में मंगाएगा। सेकेंड सिचुएशन ये होता है कि राम और रमेश के बीच में एक एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देखिए यहाँ एग्जांपल में समझाया गया है कि शूज़ बॉक्सेस आर रेडी एट राम्स फैक्ट्री। राम्स फैक्ट्री पे शूज़ के बॉक्सेस रेडी हैं या डिपो पे रेडी हैं। मिस्टर रमेश हैज़ टू टेक डिलीवरी ऑफ दो शूज़ ऑन द सेट डेट, यानी रमेश को क्या करना है, एक जो है पहले से डेट फिक्स किया गया है, उस डेट पे वो शूज़ की डिलीवरी लेगा। तो एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होगा कि यहाँ पर खुद मिस्टर राम को डिलीवरी लेनी है, तो राम चाहे तो कोई व्हीकल हायर करके जा सकते हैं या अपना खुद का कन्वेंस यूज़ करके जा सकते हैं। तो उनको चाहे वो खुद का कन्वेंस ले जाएं या कोई हायर करके कन्वेंस ले जाएं, उनको ईवे बिल खुद जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सप्लायर ईवे बिल जनरेट नहीं करेगा। थर्ड सिचुएशन है व्हेन द कन्वेंस बिलोंग्स टू एन अनरजिस्टर्ड बायर, यानी कि इस सिनारियो में जो ट्रांसपोर्टर सप्लायर के द्वारा अरेंज किया गया है वो ट्रांसपोर्टर अब ये क्या कर रहे हैं, अपना खुद का कन्वेंस लेके जा रहे हैं और गुड्स को बायर्स के प्लेस से लेकर के आ रहे हैं। तो उस केस में भी इनको क्या करना पड़ेगा, मिस्टर रमेश को जीएसटी में एक ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। सो दोस्तों हम ये जानते हैं कि ईवे बिल जनरेट करने के लिए जो रूल्स वगैरह हैं उसमें ज़्यादातर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, डीलर होते हैं, वो ईवे बिल जनरेट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक सुविधा निकाल दी है कि जो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वो लोग भी ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं और उस गुड्स को अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे मंगा करके उसका लाभ ले सकते हैं। सो दोस्तों चलिए हम ऑनलाइन अब देखते हैं कि किस तरीके से ईवे बिल एक अनरजिस्टर्ड पर्सन जनरेट कर सकता है। दोस्तों ईवे बिल जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे google.com में ईवे बिल टाइप करना है। ईवे बिल टाइप करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है ईवे बिल सिस्टम पर, और यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में जाना है। रजिस्ट्रेशन में सबसे नीचे आपको आना है ईवे बिल फॉर सिटीजन। यदि कोई अनरजिस्टर्ड बायर जीएसटी में ईवे बिल जनरेट करना चाहता है तो वो इसी ऑप्शन में जा करके अपना
रजिस्ट्रेशन कराएगा और फिर आगे ई-वे बिल जनरेट करेगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। जैसे पहला है जनरेट न्यू ई-वे बिल, क्योंकि हमें नया ई-वे बिल जनरेट करना है तो जनरेट न्यू ई-वे बिल पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें फिलअप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है इनरोलमेंट के लिए है, यानी जो अनरजिस्टर्ड बायर है उसको सबसे पहले इनरोल कराना पड़ेगा, तभी वो ई-वे बिल जनरेट कर पाएगा। तो सर वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करेगा, यहाँ पे अपना नाम डालेगा और पैन नंबर यदि है तो डाल सकता है, और उसको एड्रेस अपना डालना पड़ेगा, यानी कि जिस प्लेस ऑफ बिजनेस पे वो अपना दुकान खोला है या कोई उसका फैक्ट्री है या जो भी हो, तो वो अपना यहाँ पे डिटेल बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, नेम ऑफ प्रीमाइसेस, रोड, स्ट्रीट, सिटी, टाउन, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब डिटेल डालेगा। और यहाँ पे लास्ट में मोबाइल नंबर उसको डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे जब क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगी, और उस ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो आप यहाँ पे चेक का बटन दबाएंगे और कंटिन्यू टू बिल जनरेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्म ओपन हो करके आएगा, ई-वे बिल एंट्री फॉर्म, यानी आप यहीं से ई-वे बिल जनरेट कर पाएंगे। तो हमने जो एग्जांपल लिया था दोस्तों उसमें इनवर्ड सप्लाई का केस था, क्योंकि ये रमेश जो थे वो एक अनरजिस्टर्ड बायर थे, वो शूज़ मंगा रहे हैं, तो इसलिए इनवर्ड का केस है। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि अब राम ने टैक्स इनवाइस इशू करा था, तो टैक्स इनवाइस का यहाँ नंबर डालना होगा, उसका डेट डालना होगा इनवाइस का, और ट्रांजेक्शन टाइप रेगुलर है तो रेगुलर ही डालेंगे। और यहाँ बिल फ्रॉम में GSTIN नंबर राम का इंटर करना होगा। आपके केस में जो होगा आप अपना डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे राम का GSTIN नंबर आएगा, उसका स्टेट यहाँ पे आ जाएगा, और जब आप यहाँ GSTIN नंबर डालेंगे अपने सप्लायर का तो आपका सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, पिन नंबर भी आप में आ जाएगा, ठीक है। और बिल 2 में क्योंकि राम जो है रमेश को सप्लाई कर रहे हैं, और रमेश क्या है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इसलिए URP का केस यहाँ पे बन रहा है, तो URP आ जाएगा। और यहाँ पे रमेश की सारी डिटेल्स जब आप यहाँ पे इनरोलमेंट करते समय जो आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे वही डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। वो सारा डिटेल यहाँ पे आएगा, पिन कोड आ जाएगा। इसके बाद आप शूज़ बाई कर रहे हैं तो शूज़ यहाँ पे डालेंगे और HSN कोड डालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू, और यहाँ पे CGST SGST का जो अमाउंट है परसेंटेज आप चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन से माल आ रहा है, यदि आप अपने ट्रांसपोर्टेशन से यदि माल मंगा रहे हैं, यानी रमेश यदि अपने ट्रांसपोर्टेशन से या फिर वो हायर करके, और या तो फिर वो सप्लायर के द्वारा अरेंज किया हुआ कोई ट्रांसपोर्टेशन है उसके थ्रू यदि माल मंगा रहे हैं तो उनको यहाँ पे डिटेल उस ट्रांसपोर्टर का डालना पड़ेगा। तो हम रोड के थ्रू मंगा रहे हैं तो रोड यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, रेगुलर है, ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट किलोमीटर कितने किलोमीटर चलना है, यहाँ पे व्हीकल नंबर डालना है दोस्तों, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर और डेट, यानी कि यदि ट्रांसपोर्टर ने यदि कोई डॉक्यूमेंट नंबर इशू किया है या डेट दिया है तो उस कोई चालान वगैरह कुछ दिया है या कुछ जो भी आप प्रोडक्ट देते हैं हैंड ओवर करते हैं ट्रांसपोर्टर को तो वो आपको एक रसीद देता है जिसमें सारा प्रोडक्ट का डिटेल लिखा रहता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ इंटर करनी है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है तो आपका ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये फॉर्म फिलअप करते समय आपको बहुत केयरफुली फिलअप करना है और इसके बाद आप यहाँ से ही अपना ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो एक अनरजिस्टर्ड बायर के लिए एक गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी सुविधा निकाली है कि यदि वो ई-वे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर के वो कर सकता है और यहीं से वो कैंसिलेशन भी कर सकता है। सो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।